ब्रो आई एम इन ए टोटल मैस टुडे। ठीक है ब्रो, आई एम इन अ टोटल मैस टुडे, मैंने ऐसा लिखा है वहाँ। यू शुड नो एज अ ट्रेडर, यू शुड नो एज अ ट्रेडर, एज अ कॉन्शियस ट्रेडर, एज अ सेंसिबल ट्रेडर कि व्हेन टू नॉट स्टेप इन द मार्केट एंड व्हेन टू स्टेप आउट ऑफ द मार्केट। कितना सीखोगे ये बताओ, कितना सीखोगे तुम? अभी ओवरलोड हो गया है नॉलेज का। स्ट्रेटेजी, ये स्ट्रेटेजी है, वो स्ट्रेटेजी है, अपने कोर्सेज सेल करने के लिए, अपने कम्युनिटी को सेल करने के लिए, अपने सिग्नल सेल करने के लिए लोग ये सब मार्केटिंग गिमिक्स निकाल रहे हैं वहाँ पे। ठीक है, दुकानदार होता है वो सुबह जाके 9-10 बजे अपना दुकान खोलता है और फिर रात को 9-10 बजे फिर से बंद कर देता है। उसका एक शेड्यूल होता है, तो उसके पहले या फिर उसके बाद वो अपना दुकान खोलना बंद, वो सब चीज़ें नहीं करता है। वो एक टाइम पीरियड उसने फिक्स कर लिया है जो कि सालों साल से चला आ रहा है, और उसी टाइम पीरियड में ही वो अपना दुकान खोलता है और बंद भी करता है। मतलब कि हम सभी का बायसनेस चलता है, तुम्हारे बायसनेस के हिसाब से तुम प्रॉफिट कर लोगे, मेरे बायसनेस के हिसाब से मैं प्रॉफिट कर लूंगा, तो उसके हिसाब से ही सब होगा। अगर तुम एक ऐसे इंसान हो जिसने प्रॉफर्म के थ्रू अपना पहला पे आउट अभी तक नहीं निकाला है, या फिर कह सकते हैं जो अपना पहला 10,000 रुपए है तुमने प्रॉफर्म ट्रेडिंग के थ्रू अभी तक नहीं कमाया है, देन आई विल मेक श्योर कि इस वीडियो के एंड तक तुम वो सारी चीजें डिटेल में जान जाओ जो जो तुम्हें जानने की जरूरत है, which I wish कि मेरे स्टार्टिंग के प्रॉफर्म ट्रेडिंग के जर्नी में कोई मुझे बता देता ये सारी चीजें, तो शायद आज के दिन पे तुम्हें दिखाने के लिए मेरे पास और कुछ ज्यादा पे आउट्स होते। अभी हो सकता है कि ये जो चेहरा है ये तुम फर्स्ट टाइम अपनी लाइफ में देख रहे हो, एंड यू माइट बी थिंकिंग दैट हु इज दिस गाय, और किस बेसिस में ये इंफॉर्मेशन ये शेयर करने वाला है। सो लेट मी टेल यू, माय नेम इज कुणाल aka द ऑनेस्ट ट्रेडर। सो मैंने अपना जो प्रॉफर्म ट्रेडिंग जर्नी है वो लास्ट ईयर चालू किया था, एंड आई फील वेरी ग्रेटफुल, आई फील वेरी ब्लेस्ड एंड प्राउड टू से दैट आई एम वन ऑफ दोज गाइज जिसने प्रॉफर्म से पे आउट निकाला हुआ है, नॉट इन लैक्स बट ऑब्वियसली इन थाउजेंड्स। एंड इसीलिए इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं तुम्हें 7 ऐसे पॉइंट्स बताने वाला हूं, और उन 7 पॉइंट्स में से भी जो 4th और 6th पॉइंट है वो कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है, जिनको जान के तुम अपना पहला 10,000 रुपए या फिर अपना जो पहला पे आउट है प्रॉफर्म्स के थ्रू या फंडेड अकाउंट्स के थ्रू निकाल पाओगे। तो वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप ना करके एकदम एंड तक देखना, बिकॉज एक पॉइंट भी तुमने मिस कर दिया तो फिर वो वाला जो पॉइंट है वो तुम्हें भारी नुकसान कर सकता है, और तुम्हारा जो 10,000 रुपए का या फिर पहला प्रॉफर्म का पे आउट का गोल है तो वो तुमसे बहुत ज्यादा दूर जा सकता है। तो वीडियो को बिना स्किप किए एकदम एंड तक देखना। चैनल पे पहली बार आए हो तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू द ऑनेस्ट ट्रेडर, बिकॉज इस तरीके के डिटेल्ड और इंसाइटफुल कंटेंट शायद ही तुम्हें पूरे यूट्यूब में कहीं पे देखने को मिलेगा। सो फॉर श्योर सब्सक्राइब टू द ऑनेस्ट ट्रेडर। फटाफट से वीडियो को एक बार लाइक कर दो, एंड नाउ विदाउट एनी डिले लेट्स गेट इनटू द मेन पार्ट। पॉइंट्स में आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ चीजें यहाँ पे क्लियर कर देना चाहता हूँ। तो मैंने जो अपना पहला पे आउट लिया था वो इंस्टेंट फंडेड अकाउंट से लिया था, ना कि चैलेंज अकाउंट से। और मैं इंस्टेंट फंडेड अकाउंट से ज्यादातर प्रीफर करता हूँ, फर्स्टली बिकॉज मैं उतना ज्यादा रिस्क करता हूँ नहीं अपने ट्रेड्स में, पर ट्रेड की मैं बात कर रहा हूँ, उतना ज्यादा मैं रिस्क करता हूँ नहीं। और सेकेंडली जब तुम्हारे पास एक इंस्टेंट फंडेड अकाउंट होता है तो तुम और ज्यादा वहां पे कॉन्शियसली डिसीजंस लेते हो। अपने जो भी ट्रेड्स होते हैं तुम वो बहुत ही ज्यादा कॉन्शियसली लेते हो, वहां पे रेकलेसली तुम ट्रेड नहीं करते हो जैसे हम अपने चैलेंज अकाउंट्स में करते हैं वैसे। मतलब कि काइंड ऑफ इंस्टेंट फंडेड अकाउंट्स मेक्स यू मोर सेंसिबल, मतलब कि तुम अपने जो डिसीजंस होते हैं वो और ज्यादा सेंसिटिवली लेते हो एज कंपेयर टू जब तुम चैलेंज फेजेस में रहते हो। अभी ऐसा नहीं है कि चैलेंज अकाउंट्स नहीं लेना चाहिए, फॉर श्योर लेना चाहिए। और स्पेशली जब एक बिगिनर परफॉर्म ट्रेडर आता है वो मुझे पूछता है कि मैं कहां से शुरू करूं, तो मैं हमेशा चैलेंज अकाउंट ही प्रीफर करता हूं, रिकमेंड करता हूं उसको कि उसको वहां से शुरू करना चाहिए। मेरे खुद के पास बहुत सारे चैलेंजेस पड़े हुए हैं, 1 फेस हो गया, 2 फेस हो गया, बहुत सारी चीजें हैं। ज्यादातर मतलब सेकंड फेस में आके वो वहां पे ब्रीच हो जाता है। और मुझे लगता है कि मेरे ट्रेडिंग स्टाइल के हिसाब से, सबके अपने अपने ट्रेडिंग स्टाइल है, उसके हिसाब से मुझे जो जस्ता है दैट इज इंस्टेंट फंडेड अकाउंट्स। वहां पे कोई भी किसी तरीके का लफड़ा नहीं होता है, सीधा जाओ 5% करो, 1% करो, प्रॉफर्म के हिसाब से होता है वो, अलग अलग प्रॉफर्म्स का अलग अलग परसेंटेज होता है कि इतना परसेंटेज बनाओ उसके बाद वो तुम विड्रॉ कर सकते हो। तो मुझे उस चीज में मतलब मजा आता है करने में, ठीक है। सो मेरे हिसाब से वो सही है, लेकिन एज अ बिगिनर, अगर तुम एक बिगिनर प्रॉफर्म ट्रेडर हो, मैं हमेशा तुम्हें चैलेंज अकाउंट ही प्रीफर करूंगा वहां पे। बाकी तुम्हें अगर बिगिनर फ्रेंडली प्रॉफर्म चाहिए तो फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक्स दिए हुए हैं, वहां से कोड वगैरह, डिस्काउंट कोड वगैरह सब कुछ दिया हुआ है, वहां से जाके तुम उन प्रॉफर्म्स को चेकआउट कर सकते हो। तो हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है दैट इज लेस रिस्क टू रिवॉर्ड। तो अभी तुमने इंटरनेट में बहुत सारे लोगों को ये कहते हुए सुना होगा कि हमें ज्यादा से ज्यादा रिस्क टू रिवॉर्ड रखना चाहिए, जितना ज्यादा हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड होगा
होगा उतना ही हमें बड़े प्रॉफिट्स होंगे, छोटे लॉसेस होंगे, राइट। तो ये सब चीज़ें तुमने सुना होगा और मेरे दिमाग में भी ऐसा ही चीज़ें था। अभी रिसेंट की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, मेरे जो रिस्क टू रिवॉर्ड होते हैं वो 1:3 के नीचे मैं रखता ही नहीं था, ठीक है। मतलब कि 1:3, 1:4, 1:5 जितना हो सके मतलब मैं उतना रखता था। उससे क्या हो रहा था पता है दिक्कत, एक बात कि मतलब मैं अगर मुझे वहाँ पे मिलता भी था प्रॉफिट्स, 1:2 तक हो गया, मार्केट चला गया वहाँ पे 1:2.5 तक चला गया, तो भी मैं बुक नहीं करता था अपने प्रॉफिट्स को, ठीक है। कई बार तो ऐसा हुआ है कि मार्केट मतलब कि रिवर्स कर गया पूरा का पूरा, मेरा ब्रेक इवन भी मैंने नहीं किया था, मेरा एसएल लग गया वहाँ पे, और इतना टाइम होल्डिंग करने के बाद भी मेरा एसएल लग गया था, ब्रेक इवन हो गया था, राइट। प्रॉफिट मतलब थोड़ा सा भी बुक नहीं किया था मैंने, तो ऐसा सिचुएशन भी हो गया था जिसकी वजह से एज ए रिजल्ट मेरे जो लॉसेस थे वो छोटे छोटे तो हो रहे थे, ठीक है, क्योंकि मैं उतना ज़्यादा रिस्क करता नहीं, तो छोटे छोटे लॉसेस हो रहे थे, लेकिन छोटा छोटा करके कंसिस्टेंटली मेरे लॉसेस हो गए, ठीक है, जिसकी वजह से मेरे 2-3 अकाउंट्स भी वहाँ पे ब्रीच हो गए थे। लेकिन अगर मैं अपने पहले पे आउट की बात करूँ, तब जब मैं वो ट्रेड्स लेता था, वो ट्रेड्स के रिस्क टू रिवॉर्ड होते थे 1:1, 1:1.25, 1:1.5। तो इस तरीके से मैं वहाँ पे रिस्क टू रिवॉर्ड को मैनेज करता था और वहाँ पे टारगेट्स इजिली वहाँ पे हिट होते थे। तो वहाँ पे क्या होता था, जितना भी मैं रिस्क करता था उतना ही मुझे मिल जाता था, ठीक है। सो वहाँ पे टारगेट भी छोटा रहता था, वहाँ पे हिट हो जाता था, मार्केट चला जाता था इजिली, तो वहाँ पे टारगेट भी हिट हो जाते थे, मेरा काम भी हो जाता था, पे आउट भी मैं निकाल पाता था। तो दैट हेल्प मी अ लॉट एट दैट टाइम, ठीक है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, मैं बहुत सारे ऐसे क्रिएटर्स को देखने लगा, उसके बाद मेरा माइंडसेट भी थोड़ा सा डाइवर्ट हो गया कि हाँ मुझे बड़े प्रॉफिट्स रखने चाहिए, ठीक है। दिस इज नॉट बैड, ठीक है। ये चीज जो है कि बड़े प्रॉफिट्स को मुझे होल्ड करना है, बड़े बड़े रिस्क टू रिवॉर्ड मुझे करना है, ये थोड़ा सा भी गलत नहीं है, ठीक है। वो चीज करना चाहिए, लेकिन आफ्टर बीइंग वेरी मच प्रॉफिटेबल, ठीक है। जब तुम्हारे पास पैसा होगा, तुमने ट्रेडिंग से बहुत ज़्यादा पैसा कमा लिया होगा, मैं मानता हूँ कि उस टाइम पे जाके अगर तुम 1:3, 1:4, 1:5 का वहाँ पे रिस्क टू रिवॉर्ड रखते हो, सो दैट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस, ठीक है। अगर तुम पे आउट्स ले पा रहे हो प्रोफॉर्म से या फिर ट्रेडिंग से, अपने पर्सनल कैपिटल से पे आउट वगैरह निकाल पा रहे हो, पैसा कमा पा रहे हो ट्रेडिंग के थ्रू, तो फिर दैट थिंग मेक्स सेंस टू कीप बिग रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियोज, ठीक है। सो ये चीज़ मैं मानता हूँ, लेकिन उस टाइम पे वो चीज़ जो है लेस रिस्क टू रिवॉर्ड, इस चीज़ ने मुझे बहुत ही ज़्यादा हेल्प किया था, एंड आई पर्सनली फाइंड इट वेरी मच हेल्पफुल। एंड अभी की अगर मैं बात करूँ, अभी जो मेरे पे आउट्स लोड हो रहे हैं, ठीक है, ऑन द वे ही है, मैं फॉर श्योर मतलब वीडियो वगैरह पोस्ट करूंगा यहाँ पे, तो ऑन दी वे है वो चीज़ें, तो वो भी मैं अचीव कर पा रहा हूँ बिकॉज मैंने अपने रिस्क टू रिवॉर्ड को बहुत ही ज़्यादा कम कर दिया है, 1:1, 1:1.5, क्योंकि गलतियों से ही लोग सीखते हैं, ठीक है। मैं वहाँ पे जब मेरे लॉसेस लग रहे थे, मैं बहुत ही ज़्यादा होल्ड करके बैठा हुआ था चीज़ें, मैं प्रॉफिट्स बुक नहीं कर रहा था, तब मेरे दिमाग में आया कि मैं उस टाइम पे जब मेरा पे आउट आया था तब मैंने क्या किया था, ठीक है। सो ये बहुत ही ज़्यादा एक क्रूशियल पॉइंट है जो मेरे दिमाग में आया कि मैंने लेस रिस्क टू रिवॉर्ड को रखा था, जिसकी वजह से मेरा जो पे आउट है वो सक्सेसफुली मुझे मिला था, ठीक है। और इसी चीज़ को अगर मैं रिपीट करूंगा, इसको अगर मैं डबल डाउन करूंगा, तो फॉर श्योर यहाँ पे भी फिर से मुझे वो रिजल्ट्स देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है, क्योंकि गलतियों से ही लोग सीखते हैं और जो चीज़ सही किया तुमने उससे भी लोग सीखते हैं, राइट। तो वही सब चीज़ें हैं जो कि सब मिला के मैं तुम्हें ये वाला पॉइंट दे रहा हूँ कि अपना जो पहला पे आउट है, अगर वो तुम्हें सक्सेसफुली विड्रॉ करना है परफॉर्म से, ठीक है, आफ्टर पासिंग दी चैलेंजेस, अगर तुम्हारे पास इंस्टेंट फंडेड अकाउंट्स है तो सबसे बढ़िया चीज़ है, ठीक है। सो वो चीज़ अगर तुम मतलब कि विड्रॉ करना चाहते हो, वो अमाउंट तुम विड्रॉ करना चाहते हो, अपना पहला पे आउट लेना चाहते हो परफॉर्म के थ्रू, देन कीप द रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियोज वेरी लेस, ठीक है, विदाउट एमिंग एनी हाई रिस्क टू रिवॉर्ड। उसको जितना छोटा हो सके उतना छोटा रखो, मतलब कि 1:1 तो मिनिमम रखो ही, और उसके ऊपर 1:1.25, 1:1.5, 1:2 तक फॉर श्योर तुम वहां पे रख सकते हो। नंबर 2 इज नो बुलशिट सेटअप्स। अभी बुलशिट सेटअप्स का क्या मतलब है, मतलब कि सीधे तौर पे फालतू सेटअप्स में तुम्हें अपना टाइम और एनर्जी लगाना नहीं है वहां पे, ठीक है, मतलब कि दिमाग फिराना ही नहीं है उस तरफ। जो तुम्हारा हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप्स है, हाई प्रोबेबिलिटी मतलब जिन सेटअप्स ने तुम्हें पहले प्रायर में मतलब पास में तुम्हें प्रॉफिट दिया हुआ है ज्यादातर, तो उन्हीं सेटअप्स में तुम्हें मतलब कि वहां पे फोकस करना है, ठीक है। सो उन सेटअप्स के अलावा कोई भी अगर तुम्हें सेटअप दिखे जो कि लो प्रोबेबिलिटी है या फिर मतलब फालतू सेटअप है, बुलशिट सेटअप है, तो फिर उन सेटअप्स के साथ तुम्हें नहीं जाना है, ठीक है। हालांकि मतलब बाद में तुम टेस्ट एंड ट्रायल वो सब चीजें कर सकते हो, लेकिन अपना जो पहला पे आउट है, जब तुम परफॉर्म से वो निकालते हो, पता है ये मैं वीडियो क्यों बना रहा हूँ, ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि जो अपना पहला पे आउट होता है, जो तुम्हें परफॉर्म से मिलता है, चाहे वो जितना भी हो, $10 हो, $20 हो, $200 हो, $2000 हो, फर्क नहीं पड़ता है, वो बहुत ही ज्यादा स्पेशल होता है, ठीक है। मतलब कि यू गेट अ कॉन्फिडेंस इनसाइड यू कि मतलब ये दिस इज समथिंग फ्रॉम व्हिच आई कैन टेक आउट मनी,
ठीक है, ये एक ऐसी चीज है जहां पे मैं ट्रेडिंग से पैसा कमा सकता हूं। ठीक है, सो वो कॉन्फिडेंस लाने के लिए अपना जो पहला पे आउट है वो बहुत ही ज्यादा मतलब बेनिफिशियल होता है तुम्हारे लिए अपने थ्रू आउट द जर्नी के लिए। तुम अपने जर्नी को कैसे मतलब देखते हो, वहां पे किस नजरे से देखते हो, तो उस नजरिए के लिए तुम्हें अपना जो पहला पे आउट है वो निकालना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ठीक है, सो इस बेसिस के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। सो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अपने जो भी हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप्स है सिर्फ उन पे ही फोकस करो। ठीक है, जो बुलशिट सेटअप्स है उन पे फोकस मत करो। अभी इसका जो एक बढ़िया उपाय है मैं तुम्हें यहाँ पे देता हूँ, जो कि मतलब मैंने किया हुआ है ऑलरेडी। अपना एक बोर्ड बनाओ वहाँ पे। ठीक है, सो मैं मीरो का यूज करता हूँ, तुम भी मीरो का यूज कर सकते हो वहाँ पे। सो अपना एक मीरो बोर्ड बनाओ वहाँ पे। मीरो एक एप्लीकेशन है, यहाँ पे तुम डेस्कटॉप में जाके क्रोम में जाके मीरो सर्च करोगे तो एक बोर्ड निकल के आएगा। उस बोर्ड में स्क्वायर बनाओ एक। ठीक है, स्क्वायर बना के या फिर एक्सेल में भी तुम ये चीज कर सकते हो, या फिर जो भी वर्ड वगैरह है वहाँ पे कर सकते हो। तो अपना एक बोर्ड बनाओ वहाँ पे। बोर्ड के सबसे पहले लिखो नेम ऑफ दिस सेटअप। ठीक है, नेम ऑफ दिस सेटअप, जो भी तुम्हारा सेटअप है। फॉर एग्जांपल मैं प्राइस एक्शन ट्रेडर हूँ, तो रेजिस्टेंस से सपोर्ट तक तुमने सेल किया या फिर सपोर्ट से रेजिस्टेंस तक तुमने बाय किया, तो मेरा वो एक सेटअप है। ठीक है, सो मैंने नेम ऑफ दिस सेटअप लिखा वहां पे। उसके बाद एक कॉलम बनाओ और नंबर ऑफ प्रॉफिट्स, और एक कॉलम बनाओ वहां पे नंबर ऑफ लॉसेस का। ठीक है, मतलब कि एक वहां उस सेटअप ने तुम्हें कितनी बार लॉसेस दिया है और कितनी बार प्रॉफिट दिया है, वो चीजें लाइन बाय लाइन मतलब अच्छे से कॉलम के हिसाब से लिखो। और ये चीजें तुम फॉर श्योर तभी कर पाओगे जब तुमने एक एक चीज को जर्नल किया होगा अच्छे से। ठीक है, नहीं तो तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि कौन सा सेटअप तुमने किस दिन लिया है और कितनी बार तुमने प्रॉफिट और लॉस किया है। ठीक है, सो फॉर श्योर मतलब वो चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वहां पे नंबर नेम ऑफ द सेटअप लिखो, प्रॉफिट जो भी नंबर है वहां पे लिखना, और लॉसेस का जो नंबर है वहां पे लिखना उस सेटअप का। ठीक है, सो ये चीज जब तुम करोगे एंड एट द एंड तुम देखोगे कि कौन सा सेटअप है जो कि तुम्हारा हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप है, जिसने तुम्हें सबसे ज्यादा प्रॉफिट दिया है। ठीक है, जिस सेटअप ने भी सबसे ज्यादा प्रॉफिट दिया है और कम लॉसेस दिए हैं तुम्हें, सो वो है तुम्हारा हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप। ठीक है, उसको मार्केट में तुम जैसे ही देखोगे तुम्हें कुछ भी नहीं सोचना है, सीधा एग्जीक्यूट करना है अपना ट्रेड। ठीक है, सो उसके हिसाब से तुम्हें एग्जीक्यूट करना है फॉर श्योर। और जो सबसे लो प्रोबेबिलिटी सेटअप है उसको तो वहां से कट डाउन ही करना है, तुम्हें कट आउट कर देना है कंप्लीटली। ठीक है, उस पर तुम्हें फोकस ही नहीं करना है। जो सिर्फ हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप से, हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप सबसे बड़ा मतलब कि एक ही हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप होगा, उसको फोकस करना है सबसे ज्यादा। और उसके थोड़ा सा मतलब कम सेकंड तुम देखोगे कि और एक सेटअप है जो कि सबसे ज्यादा प्रॉफिट दिया है तुम्हें, कम लॉसेस दिया है, तो उसको भी तुम फॉलो कर सकते हो। तो वैसे ही 2-3 मैक्सिमम मतलब सेटअप्स अपने ले लो जो कि हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप्स है, और उसके हिसाब से ही चलो मार्केट में। ठीक है, वो 2-3 सेटअप्स अगर तुम्हें मार्केट में दिखे तो ही अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करो, वरना मत करो। ठीक है, डोंट फॉल फॉर बुलशिट सेटअप्स। नंबर 3, स्ट्रिक्टली जर्नलिंग एवरी ट्रेड। जैसे कि मैंने अभी नंबर 2 में कहा कि वो बोर्ड बनाने के लिए भी तुम्हें जर्नल करना पड़ेगा। जर्नलिंग में तुम्हें लिखना पड़ेगा कि कौन सा दिन में तुमने कितने टाइम पे कौन सा वाला सेटअप यूज किया है, उसके हिसाब से तुम्हारा प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है। तो वो चीजें जब तक तुम जर्नल नहीं करोगे, लिखोगे नहीं अच्छे से, तब तक तुम्हें वो चीजों का आइडिया नहीं होगा। मैं अगर पर्सनली अपनी बात करूं तो फिर ये मेरा एक डायरी है यहाँ पे। ठीक है, सो ये एक कॉपी है यहाँ पे जो कि मेरा ट्रेडिंग जर्नल है, तुम यहाँ पे देख सकते हो, मैं तुम्हें दिखाई देता हूँ, ये मेरा ट्रेडिंग जर्नल है। ठीक है, सो यहाँ पे मेरा जो भी अकाउंट है जिससे मैंने पहला पे आउट लिया है, तो सारी चीजें यहाँ पे लिखा हुआ है, मतलब कि सब चीजें यहाँ पे तुम देख सकते हो। 6 नवंबर से मैंने ये जर्नल स्टार्ट किया था, और वहीं से यहाँ पे मेरा अकाउंट कैसे वहाँ पे मैंने उस परसेंटेज को कंप्लीट किया है, कैसे मेरा अकाउंट वहाँ पे ब्रीच हुआ है, कौन सा ट्रेड मैंने लिया था, क्या क्या गलतियाँ की थी, तो सारी चीज़ें वहाँ पे डिटेल में लिखा हुआ है। ठीक है, सो ये पूरा डायरी तो मेरा फिनिश हो गया। अभी मैंने एक नया डायरी मंगवाया है, तो उस पर अभी मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ चीज़ें। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये चीज़ अगर नहीं होगा, तुम किसी भी सक्सेसफुल ट्रेडर को देख लो जो कि टॉप में बैठा हुआ है, तो वो लोग अपने जर्नल को मेंटेन करते हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है, और ये मेंटेन करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब तक तुम लिखोगे नहीं कि तुमने आज के दिन में कौन सा ट्रेड लिया है, कौन सा वाला सेटअप तुमने यूज किया है, उसके हिसाब से तुम्हें किस तरीके का प्रॉफिट हुआ है, किस तरीके का लॉस हुआ है, क्यों प्रॉफिट हुआ है या फिर क्यों लॉस हुआ है, और तुम्हारी कुछ गलतियां थी क्या लॉस होने की वजह से, फॉर श्योर गलतियां ही होगी वहां पे। सो जितना ज्यादा तुम अकाउंटेबल हो पाते हो, उतना ज्यादा तुम्हारे जर्नी के लिए फायदेमंद रहता है। ठीक है, सीधी सी बात है, यहाँ पे तुम जर्नल नहीं करोगे, तुम्हें पता नहीं चलेगा कि कौन से दिन में तुमने क्या किया है, क्यों किया है, वो सब का आइडिया ही नहीं रहेगा तुम्हारे पास। तुम किसी भी सक्सेसफुल ट्रेडर को उठा लो जो कि टॉप में बैठा हुआ है, किसी भी अनसक्सेसफुल ट्रेडर को, अनप्रॉफिटेबल ट्रेडर को उठा लो जो कि एकदम बिलो द बेल्ट बैठा हुआ है, उसको कुछ पता ही नहीं है कि क्या है, बस करने के लिए मतलब वो ट्रेडर है, कहने के लिए वो ट्रेडर है, लोगों के सामने मतलब कहता है कि मैं ट्रेडिंग करता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ। ठीक है, लेकिन उसको अपना एक जर्नल भी नहीं, उसके पास अपना एक जर्नल भी नहीं है, वो जर्नलिंग करता ही नहीं है, लिखता ही नहीं है कि उसने क्या गलतियां की, क्या सही किया, उसको सही करने के लिए जो चीज उसने सही किया उसको डबल डाउन
डाउन करने के लिए उसको पता ही नहीं है, राइट, कि मार्केट में कल जाके मुझे क्या देखना है, कौन सा मेरा सेटअप है, कौन सा हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप है, कौन सा मेरा बुलशिट सेटअप है, वो चीज ही उसको नहीं पता है, ठीक है। सो ये चीज होना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जर्नलिंग को मत छोड़ो, ठीक है। जो भी हो, तुमने किसी दिन ब्रेक इवेंट पे निकाला है उसको भी लिख डालो कि आज ब्रेक इवेंट क्यों हुआ है, तुमने किसी दिन लॉस में निकाला है वो लॉस क्यों हुआ है वो लिख दो, ठीक है। लॉजिक लिखो वहां पे। मैं तो क्या कहता हूँ, मैं कैसे लिखता हूँ फॉर श्योर तुम्हें मैं दिखाई देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। सो यहाँ पे मैं कैसे लिखता हूँ तुम्हें दिखा देता हूँ। आज का ये हुआ तुम्हारा 22 में, ठीक है, तुम्हें दिख रहा है कि नहीं पता नहीं, 22 में हो गया। सो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ब्रो आई एम इन ए टोटल मैस टुडे, ठीक है। ब्रो आई एम इन ए टोटल मैस टुडे, मैंने ऐसा लिखा है। वहाँ पे पूरा जो इमोशंस है मेरा, ठीक है, उस ट्रेड को लेते टाइम पे क्या इमोशन था, या फिर मतलब कि जो दिन गया है मेरा उसकी वजह से किस तरीके का फ्रस्ट्रेशन है, सब मैंने लिख डाला है, ठीक है। सब मैं लिखता हूँ उस जर्नल में, और तुम्हें अपना जो भी इमोशन है, जो भी तुम्हारा साइकोलॉजिकल फैक्टर है, सब कुछ तुम्हें यहाँ पे लिखना है, कुछ भी तुम्हें मिस नहीं करना है, ठीक है। सो यहाँ पे मैं ट्रेड लिखता हूँ कि यूएसडी जेपीवाई में मैंने एक ट्रेड लिया था 15 मिनट्स, क्लोज क्या लिखा था, क्लोज्ड इन गुड प्रॉफिट, अ फ्यू डॉलर्स वेयर लेफ्ट, ठीक है। तो ये सारी चीजें मैं वहां पे लिखता हूँ। उसके नीचे मैं लॉजिक लिखता हूँ, ठीक है, लॉजिक ऑफ द ट्रेड की लॉजिक क्या था ट्रेड को लेने का। सो ये सारी चीजें मैं यहाँ पे लिखता हूँ। उसके बाद एट दी एंड अगर कोई भी मिस्टेक किया है मैंने तो फिर यहाँ पे मिस्टेक भी मैं लिख देता हूँ, ठीक है। सो लर्निंग में लिख देता हूँ यहाँ पे। सो इस तरीके से तुम्हें चीजें करना है यहाँ पे, ठीक है। सो ये चीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा क्रूशियल है तुम्हारी ट्रेडिंग जर्नी में, जो कि बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होगा तुम्हारे लिए, ठीक है। तो कोई अगर बिगिनर ट्रेडर है यहाँ पे जो जर्नलिंग नहीं कर रहा है, तुम अगर ये चीज देख रहे हो तो फिर मैं कह देता हूँ भैया तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल चीज़ है और बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद चीज़ है, जो कि आगे तुम्हें जाके पता चलेगा इसके बारे में। फोर्थ पॉइंट, और मैंने जैसे ही कहा था तुम्हें, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में, दैट इज स्टेपिंग आउट ऑफ द मार्केट, ठीक है। सो यू शुड नो एज ए ट्रेडर, ठीक है, तुम्हें एज ए ट्रेडर ये मालूम होना चाहिए, ये पता होना चाहिए कि कब तुम्हें ट्रेड नहीं करना है, ठीक है, कब तुम्हें मार्केट से बाहर रहना है, ये चीज तुम्हें पता होना चाहिए फॉर श्योर, ठीक है। सो हम एज ए ट्रेडर क्या करते हैं, हर एक दिन उठते हैं, टेबल पे बैठते हैं, अपना सेटअप देखते रहते हैं, और मतलब कि एट द एंड मतलब ऐसा हो जाता है कि अपना सेटअप मिल नहीं रहा है, तो हम क्या कर देते हैं वहाँ पे फिर भी कुछ ना कुछ मतलब लेके वहाँ पे जो भी कॉन्फिडेंस मिलता है हमें, उसके हिसाब से मतलब हम ट्रेड ले लेते हैं, ठीक है। मतलब कि मिला ना मिला बात की बात है, वहाँ पे हम बस एग्जीक्यूट करने के लिए ट्रेड को एग्जीक्यूट कर देते हैं, एंड एट द एंड वहाँ पे लॉस होता है, और फिर जर्नल में आके मैं लिख देता हूँ वहाँ पे कि मेरा ये मिस्टेक था, फोमो की वजह से ले लिया, सेटअप नहीं मिल रहा था, फिर भी मैंने ले लिया, ये गलती था मेरा, लेकिन वहाँ पे लॉस तो हो गया ना मेरा, ठीक है। अगर मुझे पता है स्टार्टिंग ऑफ द डे से, अगर मुझे मार्केट देख के ही पता चल रहा है वहाँ पे कि आज ट्रेडिंग डे नहीं है मेरे लिए, आज मुझे ट्रेड नहीं करना है, एक भी ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करना है, मार्केट बहुत ही ज्यादा चॉपी है, मार्केट बहुत ही ज्यादा साइडवेज है वहाँ पे, सो आई कैन ट्रेड इन दिस मार्केट, सो इट्स बेटर टू स्टेप आउट ऑफ द मार्केट, राइट। वहाँ पे मार्केट से कोई भी मतलब झगड़ा करके फायदा नहीं है, स्क्रीन के सामने बैठ के वहाँ पे देख के कोई भी फायदा नहीं है कि यहाँ पे मैं ट्रेड ले सकता हूँ। जितना मैं देखूंगा वहाँ पे उतना ज्यादा मेरा माइंडसेट कहेगा कि ट्रेड ले लो यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे एक बन सकता है, यहाँ पे ऊपर मोमेंटम आ सकता है, मोमेंटम नीचे की तरफ आ सकता है, राइट। सो यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट कर दो, क्या पता कि हो जाए टीपी, ठीक है। सो वो जितना मैं देखता रहूंगा उतना ज्यादा दिमाग में आता रहेगा, तो उससे ज्यादा बेहतर होगा कि इट्स बेटर टू स्टेप आउट ऑफ द मार्केट, ठीक है। इट्स बेटर टू स्टेप आउट द मार्केट, मार्केट को साइड करो, अपना जो भी दिन का दिनचर्या का जो भी अलग अलग काम है वो काम करो, जिम चले जाओ, पढ़ाई कर लो, या फिर जो भी चीज़ है तुम अपना काम कर लो वहाँ पे, लेकिन उस दिन के लिए मार्केट से दूर रहो, ठीक है। सो यू शुड नो एज अ ट्रेडर, यू शुड नो एज अ ट्रेडर, एज अ कॉन्शियस ट्रेडर, एज अ सेंसिबल ट्रेडर, कि व्हेन टू नॉट स्टेप इन द मार्केट एंड व्हेन टू स्टेप आउट ऑफ द मार्केट, ठीक है। सो ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं उस टाइम पे मतलब क्या करता था, अगर मुझे दिखता था कि पहला जब पे आउट आने वाला था मेरा, तो उस टाइम की मैं बात कर रहा हूँ, सबसे पहले उठ के ही जब अपना मैं सिस्टम चेक करता था, वहाँ पे ट्रेडिंग व्यू वगैरह ओपन करता था, तब मुझे देख के ही पता चल जाता था कि मतलब आज मार्केट में ट्रेडिंग डे है कि नहीं, मतलब कि मैं ट्रेड कर सकता हूँ कि नहीं मेरे बिहाफ में, मतलब कि कुछ थोड़ा सा तुम वहाँ पे सेटअप्स वगैरह बनाने का ट्राई करोगे। अगर तुम्हारे 2-3 सेटअप्स वहाँ पे नहीं बन रहे हैं, दैट मीन्स दैट आज तुम्हारा दिन नहीं है मार्केट में, ठीक है। सो इट्स बेटर टू स्टेप आउट ऑफ द मार्केट। सो ये चीज़ ये गलती मैंने नहीं किया था वहाँ पे, जिसकी वजह से मुझे अपने लाइफ का पहला परफॉर्म पे आउट वहाँ पे मिला था, ठीक है। सो अगर तुम ये चीज़ कर रहे हो अभी, देन स्टॉप इट राइट नाउ, बिकॉज ईच डे, एवरी डे इज नॉट ए ट्रेडिंग डे, ठीक है। एवरी डे इज नॉट ए ट्रेडिंग डे, और हर दिन तुम्हारा प्रॉफिट नहीं हो सकता है, हर दिन तुम ट्रेड एग्जीक्यूट भी नहीं कर सकते हो वहाँ पे। अगर तुम करते हो तो फिर फॉर श्योर मतलब मार्केट तुम्हें वहाँ पे लुभा रहा है, तुम वहाँ पे फंस रहे हो, और फिर लॉस करके ही निकलोगे अपना, मार्केट को पैसा दे के ही निकलोगे अपना। तो इससे ज़्यादा अच्छा है कि मार्केट को फर्स्ट ऑफ ऑल एनालाइज करो कि तुम्हारा ट्रेडिंग डे है कि नहीं, मतलब कि ट्रेड एग्जीक्यूट करने से पहले सबसे पहले ये देखो कि आज मैं ट्रेड कर सकता हूँ कि नहीं,
ठीक है, आज मतलब मेरे हिसाब से मार्केट मूव करेगा कि नहीं, चांसेस है कि नहीं, उन चीज़ों को देखने के बाद ही डिसाइड करो कि मैं आज ट्रेड कहाँ पे एग्जीक्यूट करूंगा। अपने सेटअप वगैरह वहाँ पे देखो अपना और फिर एग्जीक्यूट करो। ठीक है, अगर नहीं होता है कुछ भी तुम्हारे हिसाब से, अगर तुम्हें दिखता है कि नहीं हो रहा है तुम्हारे हिसाब से मार्केट वहाँ पे, तो फिर स्टेप आउट ऑफ द मार्केट। नेक्स्ट नंबर 5 इज फिक्स ट्रेडिंग स्केड्यूल। अभी फिक्स ट्रेडिंग स्केड्यूल एक बहुत ही ज़्यादा मतलब कि माइनर सी चीज़ है, लेकिन ठोकर खा के ही इंसान सीखता है फॉर श्योर। तो ये सब ऐसी चीज़ है जो कि बहुत छोटी छोटी चीज़ है, लेकिन दिस थिंग्स प्लेस अ वेरी वाइटल रोल इन योर ट्रेडिंग जर्नी। तो फिक्स ट्रेडिंग स्केड्यूल क्या होता है? अभी तुम बहुत सारे लोगों को ऐसे देखोगे जो कि दिन भर चार्ट में लगे पड़ते हैं। ठीक है, मैंने खुद अपने मतलब कि बहुत सारे लोगों को देखा है कि मतलब वो लोग सुबह से लेके रात तक, ठीक है, फॉरेक्स मार्केट तो अभी 24 घंटे मार्केट है, ठीक है, वो 24 घंटा चलता रहता है, ब्रेक्स होते हैं मतलब कि रात के 2:30-3 बजे को मतलब बंद रहता है 1 घंटा, तो तब तक वो लोग मार्केट को मतलब वहां पे देखते हैं। ठीक है, सिर्फ 1 घंटा रेस्ट करते हैं, उसके बाद फिर से वो मतलब 4 बजे से चालू हो जाते हैं। ठीक है, सो ऐसे भी लोग मैंने देखा है, तो वो गलती तुम्हें नहीं करना है। ठीक है, ये एक गलती है जो कि तुम्हें नहीं करना है। अभी फॉरेक्स मार्केट अगर तुम ट्रेड करते हो तो फिर तुम्हें पता होगा कि 4 सेशंस होते हैं मार्केट सेशंस, जो कि एशियन होता है, सिडनी होता है, लंदन होता है, न्यूयॉर्क होता है, राइट। सो यहाँ पे तुम्हें सिलेक्ट करना है कि तुम्हारे नीड्स के हिसाब से, तुम्हारे रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से कौन सा टाइम जोन तुम्हारे लिए फेवरेबल है। ठीक है, कौन सा मार्केट टाइम तुम्हारे फेवरेबल है। तुम्हें मतलब कि एशियन सेशन में करना है जो कि एकदम सुबह सुबह होता है, उसके बाद सिडनी में करना है, या फिर मतलब कि तुम्हें लंदन सेशन करना है, न्यूयॉर्क सेशन करना है। इन चारों में से चारों सेशन से तुम्हें नहीं करना है। ठीक है, चारों सेशंस में तुम्हें अवेलेबल नहीं रहना है, नहीं होगे तो भी होगा। ठीक है, किसी 2 सेशंस को पकड़ लो, जैसे कि मैं लंदन सेशन में करता हूँ, न्यूयॉर्क सेशन में करता हूँ, और बहुत सारे लोग मेजॉरिटी फॉरेक्स ट्रेडर्स मतलब इन दोनों सेशंस में ही करते थे, बिकॉज बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी होता है उस टाइम पे। ठीक है, सो ये चीज होता है। सो लंदन सेशन में करता हूँ और न्यूयॉर्क में करता हूँ, तो ठीक वैसे ही तुम्हें भी अपने 2 सेशंस फिक्स कर लेने चाहिए, टाइम अपना फिक्स कर लेना चाहिए कि इस टाइम से पहले मैं मार्केट में अपना सिस्टम जो है वो खोल के नहीं बैठूंगा, और इस टाइम के बाद मैं वहां पे फिर से अपना जो सिस्टम है वो बंद कर दूंगा। ठीक है, सो ये तुम्हारे दिमाग में होना चाहिए। एक जब फिक्स स्केड्यूल होगा, जैसे एक दुकानदार होता है, ठीक है, फॉर एग्जांपल दुकानदार होता है, वो सुबह जाके 9-10 बजे अपना दुकान खोलता है और फिर रात को 9-10 बजे फिर से बंद कर देता है। उसका एक स्केड्यूल होता है, तो उसके पहले या फिर उसके बाद वो अपना दुकान खोलना बंद, वो सब चीजें नहीं करता है। वो एक टाइम पीरियड उसने फिक्स कर लिया है जो कि सालों साल से चला आ रहा है, और उसी टाइम पीरियड में ही वो अपना दुकान खोलता है और बंद भी करता है। ठीक है, तो ठीक वैसे ही उस तरीके से तुम्हें भी अपना एक फिक्स स्केड्यूल यहाँ पे करना पड़ेगा, तय करना पड़ेगा कि कौन से स्केड्यूल में, कौन से टाइम पीरियड में, कौन से सेशन में, मार्केट सेशन में तुम्हें यहाँ पे ट्रेड करना है। उल्टा पुल्टा टाइम पे आओगे कि अभी मन कर रहा है मैं यहाँ पे ट्रेड कर लेता हूँ, उस तरीके से यहाँ पे नहीं चलता है। ठीक है, सो अपना एक फिक्स स्केड्यूल बनाओ, फिक्स ट्रेडिंग स्केड्यूल बनाओ, उसके हिसाब से यहाँ पे ट्रेड करो, तो वो ज्यादा लॉन्ग टर्म के लिए सस्टेनेबल होगा। क्योंकि दिमाग में तुम्हारा रहेगा कि मुझे इतने बजे मार्केट में बैठना है, इतने बजे मुझे मार्केट से एग्जिट करना है, वो चीजें तुम्हारे दिमाग में रहेगा। मैं अगर अपनी बात करूँ तो स्टार्टिंग में मैं ये गलतियां करता था कि जब भी मन हो वहां पे उसी टाइम पे बैठ जाता था, लेकिन जब मुझे पता चला कि एक फिक्स स्केड्यूल रखना, फिक्स ट्रेडिंग स्केड्यूल रखना कितना ही ज्यादा एक इंपॉर्टेंट चीज है, उसके बाद उस टाइम से लेके अभी तक और फ्यूचर तक भी मैं हमेशा अभी एक ट्रेडिंग स्केड्यूल मेंटेन करता हूँ अपना। मुझे याद होता है सुबह जब मेरा आँख खोलता है, मुझे पता है कि मुझे उस टाइम पे मार्केट में बैठना है, तो उससे पहले ही मुझे सारी चीजें निपटा के मुझे अपने एक फ्रेश माइंड से मतलब सिस्टम में बैठना है और मुझे ट्रेडिंग करना है वहां पे। ठीक है, सो वो होना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि जिस भी टाइम पे तुम बैठ जाओगे, क्योंकि माइंडसेट सेम नहीं होता है ना, मतलब कि हर टाइम पे तुम्हारा जो माइंडसेट लेवल है वो सेम नहीं होता है। कभी कभार तुम्हारा माइंड जो है वो कहीं और चीज में लगा होता है, कभी कभार तुम्हारा माइंड किसी और चीज में डाइवर्ट होता रहता है। तो उन सब चीजों को मेंटेन करने के लिए एक फिक्स स्केड्यूल होना इंपॉर्टेंट है, कि तुम्हें पता हो कि इस टाइम पे मुझे कोई भी और सोर्स नहीं चाहिए, अपने आसपास कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए, ये टाइम मेरा ट्रेडिंग का टाइम है, तो मुझे सिर्फ ट्रेड ही करना है, सिर्फ ट्रेडिंग पे अपने सेटअप्स में ही फोकस करना है, और वहां से प्रॉफिट कैसे निकालना है वो मेरे दिमाग में होना चाहिए, ना कि किसी और पे मतलब मुझे फोकस करना चाहिए। तो इस वीडियो के बाद मेक श्योर कि तुम अपना एक फिक्स ट्रेडिंग स्केड्यूल बनाओ एंड उसके हिसाब से ही चलो। 6th पॉइंट इज स्टिकिंग टू जस्ट वन स्ट्रेटेजी। डे 1 से प्राइस एक्शन फॉलो कर रहा हूं, आज भी प्राइस एक्शन फॉलो कर रहा हूं और आगे भी प्राइस एक्शन ही फॉलो करता रहूंगा। लोग यही गलतियां करते हैं कि आज प्राइस एक्शन सीख लिया, अरे प्राइस एक्शन तो काम नहीं करता है तो मैं आईसीटी सीख लेता हूँ। आईसीटी भी काम नहीं कर रहा है, 2 महीना हो गया तो इसलिए मैं एसएमसी सीख लेता हूँ, फेयर वैल्यू गैप्स, ऑर्डर ब्लॉक्स, ये सब चीजें सीख लेता हूँ, अरे ये भी काम नहीं कर रहा है तो 3 महीने बाद
कुछ और चौथे मतलब स्ट्रेटेजी को सीखने के लिए चले गए वहां पे, ठीक है। कितना सीखोगे ये बताओ, कितना सीखोगे तुम? अभी ओवरलोड हो गया है नॉलेज का। स्ट्रेटेजी, ये स्ट्रेटेजी है, वो स्ट्रेटेजी है, अपने कोर्सेज सेल करने के लिए, अपने कम्युनिटी को सेल करने के लिए, अपने सिग्नल सेल करने के लिए लोग ये सब मार्केटिंग गिमिक्स निकाल रहे हैं वहां पे, ठीक है। मैं मार्केटिंग और सेल्स वाला बंदा हूं तो मुझे पता है लोग अलग अलग नाम से मतलब चीजें बेच रहे हैं वहां पे। चीजें एक ही है, ठीक है, चीज एक ही है, ठीक है, लेकिन अपना कोर्स सेल करने के लिए, अपना बेनिफिट करने के लिए लोग अलग अलग नाम देके, क्योंकि मार्केट में जब तुम एक अलग नाम से चीज बेचते हो जो कि सेम होता है लेकिन नाम सिर्फ अलग होता है, तो लोग ज्यादा वहां पे अट्रैक्ट होते हैं उस चीज की तरफ, ठीक है। अरे ये तो एक नया कंसेप्ट है, इसको सीखूंगा तो ऐसे प्रॉफिटेबल बनाऊंगा, ऐसे, ठीक है। सो उस चीज की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं, तो यही गलतियां लोग करते हैं और यही गलती तुम्हें नहीं करना है, ठीक है। डे 1 से मैं प्राइस एक्शन ही फॉलो कर रहा हूँ, आज भी मैं प्राइस एक्शन फॉलो कर रहा हूँ, इसी के थ्रू मैंने पे आउट भी निकाला हुआ है, इसी के थ्रू मैं और ज्यादा पे आउट्स निकालूंगा, इसी के थ्रू मैं प्रॉफिटेबल भी बनूंगा बहुत ज्यादा, ठीक है। सो ये चीज मेरे दिमाग में है, तो अपना माइंडसेट जो है वो एक ही स्ट्रेटेजी के साथ फिक्स रखो, ठीक है। ये सब मार्केटिंग गिमिक्स जो होता है, ये सब लोग जो कहते रहते हैं कि ये काम नहीं करता है, वो काम नहीं करता है, उनकी बात को मत सुनो, ठीक है। जो तुम डे 1 से फॉलो कर रहे हो, चाहे वो आईसीटी हो, एसएमसी हो, कोई भी और छोटा मतलब कि स्ट्रेटेजी हो, वहां पे प्राइस एक्शन हो, जो फॉलो करते आए हो वही चीज फॉलो करो, ठीक है। किसी की बात नहीं सुननी है, किसी की मतलब एड्स में देख के मतलब उनका कोर्स नहीं खरीदना है, उनके कम्युनिटी को ज्वाइन नहीं करना है। जो तुम करते आए हो वही चीज करो, वही तुम्हें मतलब आगे बढ़ाएगा, सीधी सी बात है, ठीक है। मार्केट में सिर्फ अपना बायसनेस चलता है, ठीक है, अपना मतलब कि हम सभी का बायसनेस चलता है। तुम्हारे बायसनेस के हिसाब से तुम प्रॉफिट कर लोगे, मेरे बायसनेस के हिसाब से मैं प्रॉफिट कर लूंगा, तो उसके हिसाब से ही सब होगा, ठीक है। सो तुम्हें ये इंस्पायर्ड नहीं होना है किसी से भी, मतलब कि वहां पे फॉल्स मोटिवेशन में नहीं फंसना है कि इससे कुछ हो जाएगा, उससे कुछ हो जाएगा, ठीक है। जो डे 1 से फॉलो करते आए हो वही चीज फॉलो करो, सब होगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, 7th पॉइंट इज स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, ठीक है। एसएल हुआ तो भी मार्केट से बाहर हो जाओ, टीपी हुआ तो भी मार्केट से बाहर हो जाओ, सीधी सी बात है, ठीक है। मतलब कि एसएल होने के बाद तुम्हें मार्केट से रिवेंज नहीं लेना है कि एसएल क्यों हिट कर दिया, अभी तो मैं ये रिकवर करके रहूंगा, ठीक है। ये गलतियां नहीं करनी है तुम्हें, ठीक है। स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन होना चाहिए कि रिस्क मतलब कि अपना एक लिस्ट बना लो कि क्या क्या तुम्हें करना है और क्या क्या नहीं करना है, ठीक है। ये सब चीजें मैं अभी करता हूँ और जिसकी वजह से मुझे रिजल्ट्स भी मिलना चालू हुआ है यहाँ पे, भगवान की कृपा से, ठीक है। सो यहाँ पे अपना एक लिस्ट बनाओ, जैसे मैंने वो बोर्ड का कहा था, तो ऐसे भी अपना बोर्ड बना लो, इस तरीके से बोर्ड बना लो कि थिंग्स नॉट टू डू इन ट्रेडिंग, थिंग्स टू डू इन ट्रेडिंग, ठीक है। सो वो चीजें जब तुम लिख डालोगे तुम्हारे दिमाग में वो कॉपी पेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तुम्हारे दिमाग में वो रहेगा कि क्या क्या चीजें तुम्हें नहीं करना है मार्केट में, ठीक है। सो मार्केट के सामने बैठोगे, वो चीजें तुम्हारे पास क्लियर होगा कि तुम्हें एक ट्रेड में उतना ही रिस्क करना है, 0.5 रिस्क करना है, 1% रिस्क करना है, 2% रिस्क करना है, ठीक है। सो एक ट्रेड से मुझे रिस्क टू रिवॉर्ड इतना चाहिए, राइट, एक ट्रेड में मुझे लॉस इतना ही करना है, ठीक है। सो वो चीजें तुम्हारा मतलब क्लियर होता रहेगा, ठीक है। उसके बाद दिन में से मुझे एक ही ट्रेड करना है, दिन में से मुझे 2 ही ट्रेड करना है, एक से अगर एसएल आ गया तो फिर मैं बाहर हो जाऊंगा, एक से अगर मुझे टीपी आ गया तो फिर उस दिन के लिए मैं पूरा कंप्लीटली अपना सिस्टम बंद कर दूंगा। तो ये चीजें तुम्हारे डिसिप्लिन के अंदर आता है, ठीक है। ये सब जो चीजें हैं ये कहीं पे लिख लेना, उसके बाद इनको थोड़े दिन के लिए फॉलो करना, ये इजी टास्क है, ठीक है। लेकिन इसको लॉन्ग टर्म के लिए कंटिन्यू रखना, सस्टेनेबल रखना, दिस इज द मेन गेम, ठीक है। इसको लॉन्ग टर्म के लिए सस्टेनेबिलिटी के साथ मतलब कंटिन्यू करना है, एक ही चीजों को मतलब कि बार बार करते रहना रिपीटेडली, ठीक है। ये बोरिंग है बहुत ज्यादा और ये बोरिंग चीजें ही लोग मतलब नहीं कर पाते हैं, ठीक है। सो व्हेन यू डू दी बोरिंग स्टफ यू विल अचीव व्हाट यू वांट इन लाइफ, सीधी सी बात है, ठीक है। सो बोरिंग है लेकिन तुम्हें रिपीटेडली वो चीजें करना है ईच एंड एवरी डे। तो तुम्हें यहाँ पे कुछ भी किसी का भी नहीं सुनना है, कोई वहां पे चिल्ला रहा है कि ये स्ट्रेटेजी काम नहीं करता है, कोई यहाँ पे चिल्ला रहा है कि इतना रिस्क टू रिवॉर्ड ले लो, इतना ज्यादा कम रिस्क से तुम्हें कुछ भी नहीं होगा, तुम्हें ज्यादा रिस्क करना पड़ेगा, किसी का कुछ भी मत सुनो, अपने रूल्स खुद बनाओ, ठीक है। कि मार्केट में जैसे ही मैं अपने सिस्टम को ऑन करूंगा, मार्केट में ट्रेडिंग व्यू में चला जाऊंगा या फिर जो भी अपना प्लेटफॉर्म है वो देखूंगा, चार्ट्स को देखूंगा, तब मुझे कौन से रूल्स को फॉलो करना है, ठीक है। सो ये चीजें बस दिमाग में रखो, किसी का कुछ नहीं सुनना है, जस्ट हेड्स डाउन एंड फोकस ऑन योर रूल्स एंड फॉलो दोस रूल्स रिपीटेडली ईच एंड एवरी डे, ठीक है। सो ये चीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये डिसिप्लिन के अंदर आता है। मार्केट में तुमने बहुत सारे लोगों को सुना होगा डिसिप्लिन डिसिप्लिन लाओ, डिसिप्लिन लाओ, डिसिप्लिन लाओ। सो यही चीज है जो कि तुम्हें डिसिप्लिन ला के देगा, ठीक है। सो एक ही चीज को जब तुम रिपीटेडली करते रहोगे, इसी को तो डिसिप्लिन कहते हैं,
ठीक है। सो डिसिप्लिन आता नहीं है, डिसिप्लिन लाना पड़ेगा तुम्हें, ठीक है। और डिसिप्लिन लाने के लिए ही ये जो लोग कहते रहते हैं कि 3 साल 4 साल 5 साल तुम्हें मार्केट में लगना पड़ेगा, तो टेक्निकल्स की बात नहीं करते हैं। ये सब डिसिप्लिन या फिर इन सब चीज़ों को ओवरऑल साइकोलॉजी वगैरह, माइंडसेट वगैरह, इनको कंट्रोल करने की ही बात करते हैं, ठीक है। सो ये डिसिप्लिन को मेंटेन करने के लिए ही तुम्हें 3 साल 4 साल 5 साल जितने भी साल हो, मतलब टाइम लग जाता है, ठीक है। टेक्निकल्स तो तुम सीख ही जाओगे फॉर श्योर। मतलब एक बिगिनर ट्रेडर आता है 6 महीना 1 साल में वो टेक्निकल्स पूरा सीख जाता है, वहां पे उतना टाइम ही नहीं लगता है, कम टाइम में ही सीख जाता है। लेकिन ये जो डिसिप्लिन है इसको मेंटेन करना, इसको ईच एंड एवरी डे मार्केट में ट्राई करना, फॉलो करना, ये बड़ी बात है, ठीक है। तो उसको रिपीटेडली फॉलो करने में ही उसको सालों साल लग जाते हैं अपने दिमाग में बिठाने के लिए कि मार्केट में आया हूं तो फिर ये सेट ऑफ रूल्स है जो कि मुझे फॉलो करना है ईच डे। जैसे मेरे अगर मैं बात करूं, मेरे सेट रूल्स है कुछ, ठीक है। सो उनको मैं हर दिन यहाँ पे फॉलो करने का ट्राई करता हूँ। ऑब्वियसली इंसान हूं तो गलतियां होगी ही, तुमसे भी गलतियां होगी। कुछ ना कुछ दिन ऐसे जाएंगे जहां पे तुम मतलब चूक जाओगे, किसी रूल को फॉलो नहीं कर पाओगे, अपने ही रूल बनाओगे, अपने ही रूल में खुद फंस जाओगे। मैंने भी मतलब बहुत फंसा हूं अपने ही रूल्स में। लेकिन आज अगर तुमने कुछ गलती कर दी वहां पे, तो फिर नेक्स्ट डे उसको लेके मत बैठो कि मैंने कल गलती कर दिया था। आज न्यू डे है तो न्यू सिरे से चालू करो, नए सिरे से चालू करो, और जो भी अपने रूल्स है उसको फिर पूरा फुलफिल करने का ट्राई करो वहां पे पूरे दिन के लिए। तो स्ट्रिक्ट एकदम डिसिप्लिन के साथ चीजों को करो, ट्रेडिंग को करो, एंड 10,000 रुपए तो क्या, लाखों करोड़ रुपए यहाँ से कमा लोगे। सो आई होप वीडियो तुम्हें बढ़िया लगा होगा, बहुत कुछ चीजें तुमने यहाँ से निकाला होगा, एंड आई होप कि इस वीडियो के बाद तुम ये चीजें इंप्लीमेंट करोगे और अपना जो पहला 10,000 रुपए है प्रोफॉर्म ट्रेडिंग के थ्रू, या फिर अपना जो पहला पे आउट है प्रोफॉर्म्स या फंडेड अकाउंट के थ्रू, वो इजीली निकाल पाओगे। वीडियो अगर पसंद आया तो फिर एक बार लाइक कर देना, प्यारा सा अपना एक कमेंट कर देना। कमेंट सेक्शन बाय द वे पूरा खुला हुआ है तुम्हारे लिए, जो भी अपने डाउट्स है, कंफ्यूजन है, या फिर जो तुम कहना चाहते हो नेक्स्ट वीडियो टॉपिक, फॉर श्योर कमेंट डाउन बिलो। वीडियो अगर हेल्पफुल लगा हो तो अपने ट्रेडर दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना फॉर श्योर, बिकॉज इससे मेरी बहुत ज्यादा हेल्प हो जाएगी और ज्यादा लोगों तक अपना जो इन्फॉर्मेशन है वो शेयर करने में। सो फॉर श्योर शेयर दिस वीडियो। चैनल पे अगर पहली बार आए हो देन मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू द ऑनेस्ट ट्रेडर। इसे सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, बिकॉज इस तरीके का डिटेल्ड और इंसाइटफुल कंटेंट शायद ही पूरे यूट्यूब में तुम्हें कहीं पे देखने को मिलेगा। सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू द ऑनेस्ट ट्रेडर। बाकी तुम्हें बता दो तुम्हारे इन्फॉर्मेशन के लिए कि प्रोफॉर्म स्पेस में सिर्फ फॉरेक्स प्रोफॉर्म से नहीं होते हैं, बल्कि फ्यूचर्स प्रोफॉर्म भी होते हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों को इन दोनों का जो डिफरेंस है वो क्लियरली नहीं पता होता है कि फ्यूचर्स में क्या होता है और फॉरेक्स प्रोफॉर्म्स में क्या होता है। सो उसका अगर डिफरेंस तुम जानना चाहते हो डिटेल में, और तुम्हारे लिए कौन सा प्रेफरेबल रहेगा, फॉरेक्स प्रोफॉर्म्स या फिर फ्यूचर्स प्रोफॉर्म, तो फिर ये वाला जो वीडियो है ये डिटेल में मैंने बनाया हुआ है, जाके देख सकते हो, समझ सकते हो कि क्या क्या डिफरेंसेस है एंड तुम्हारे लिए कौन सा ज्यादा बेहतर होगा अपने प्रोफॉर्म ट्रेडिंग जर्नी को कंटिन्यू करने के लिए। सो जाओ वीडियो को देखो। बाकी आई विल सी इन द नेक्स्ट वन। जय श्री कृष्ण।